जरा रुको बहू। सासू जी की आवाज पर अनुराधा रुक गई। सारा जरूरी सामान उसने रात को ही पैक कर लिया था। आगरा जाने के लिए सुबह में ट्रेन थी। इस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज बहुत कम था। अगर ये ट्रेन छूट गई तो फिर शाम को मिलती और आगरा पहुंचने पर उसे रात हो जाती। आगरा के जिस मोहल्ले में अनुराधा का पति मलय रहता था, उसके बारे में उसे बहुत कम पता था। मलय का टेलीफोन नंबर तो उसे मालूम था, लेकिन वो उसकी इच्छा के खिलाफ वहां जा रही थी, इसलिए वो उसे स्टेशन लेने आएगा या नहीं उसे पता नहीं था। अनुराधा ने रात में फोन पर मलय को बता दिया था कि वो अब सास ससुर के साथ गांव में नहीं रह सकती, क्योंकि उसे कंपटीशन की तैयारी करनी है और यहाँ उसका सारा समय सास ससुर की देखभाल में ही लग जाता है। उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। अनुराधा की ये बात सुनकर मलय चुप हो गया था। उसने कहा था कि दूसरे दिन की वो सुबह वाली ट्रेन पकड़ लेगी। आगरा पहुंचने पर वो उसे फोन करेगी। वो उसे स्टेशन पर आकर रिसीव कर लेगा। मलय की चुप्पी ने अनुराधा को असमंजस में डाल दिया, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि अब वो गांव में नहीं रहेगी। शादी से पहले अनुराधा ने सोचा था कि दिल्ली में रहकर जुडिशरी सर्विस के लिए इम्तिहान की तैयारी करेगी। जज बनना उसका सपना था और इसलिए उसने BHU के लॉ फैकल्टी से LLB किया था। अभी जुडिशरी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आई ही थी कि पिताजी ने मलय से उसकी शादी तय कर दी। मलय आगरा में एक बैंक में मैनेजर था। उस समय उसकी शादी को लेकर उसके माता पिता काफी चिंतित रहते थे, क्योंकि गांव में ज्यादा उम्र के हो जाने पर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अभी मलय की उम्र 27 साल की थी, लेकिन गांव के रिवाज के मुताबिक अब ये ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसने शादी का कोई विरोध नहीं किया था। मलय एक लौता बेटा था और उसके माता पिता काफी बूढ़े हो गए थे, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पिताजी गांव छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें आगरा में उसका क्वार्टर जेल लगता था। वहां उनका कोई हमउम्र नहीं था, इसलिए उनकी किसी से बातचीत होती नहीं थी। शहर का अकेलापन उन्हें जानलेवा लगता था। मलय को बैंक में बहुत काम रहता था, इसलिए वो रात में देर से घर लौटता था। इसलिए जिद करके वे गांव में ही रहने लगे थे। माँ से अब खाना बनता न था और गांव में कोई नौकरानी मिलती नहीं थी। इसलिए शादी के बाद मलय ने अनुराधा को माँ बाप की सेवा और देखभाल के लिए गांव में ही छोड़ दिया था। इसका अनुराधा ने ही नहीं, बल्कि उसके माँ बाबूजी ने भी विरोध किया था। आखिर अपनी बेटी की शादी उन्होंने मलय से केवल सास ससुर की सेवा करने के लिए तो नहीं की थी। कई सालों की दौड़ धूप के बाद उन्होंने मलय से अनुराधा का रिश्ता तय किया था। इसके लिए मलय के पिताजी को अच्छा खासा तिलक दिया गया था। कई लोगों से सिफारिश कराई गई थी, तब जाकर रिश्ता पक्का हुआ था। उन्हें उस बात का डर था कि कहीं बूढ़े सास ससुर की सेवा के लिए मलय उसे गांव में ना रख दे, लेकिन कईयों ने उनके इस डर को ये कहकर बेबुनियाद ठहराया था कि मलय इतना बेवकूफ तो नहीं है कि शादी के तुरंत बाद नई नवेली पत्नी को बूढ़े सास ससुर के साथ छोड़कर अकेले आगरा में रहेगा, जबकि उसे मालूम है कि अनुराधा BHU से लॉ ग्रेजुएट है और उसका सपना जज बनने का है। अब किसके माँ बाप बूढ़े नहीं होते, केवल इस आधार पर तो शादी रद्द नहीं की जा सकती। फिर कौन सास ससुर ऐसा होगा जो अपने फायदे के लिए बहू के करियर और बेटी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करेगा। जी माँ जी, आराधना ने सास की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। बहू, तुमने मलय को फोन कर दिया है ना? अकेली हो, इतना सामान लेकर जाने में तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना? सासू जी कुछ चिंतित नजर आ रही थी। वे प्राइमरी स्कूल में टीचर थीं। अभी पिछले साल ही रिटायर हुई थीं, लेकिन घुटनों में दर्द के चलते कठिनाई से चलती थीं। वहीं अनुराधा के ससुर स्थानीय बैंक में क्लर्क थे। उन्हें रिटायर हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें दमा की बीमारी थी और थोड़ा सा चलने में उनकी सांस फूलने लगती थी। साथ ही कम उम्र में ही उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो गई थी। उन्हें नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती थी, जिसको समय पर देना अनुराधा के ही जिम्मे था। वो देर से जागते थे और अभी भी सो रहे थे। चलते वक्त अनुराधा ने ससुर जी से इजाजत नहीं ली थी, क्योंकि उन्हें वो इतनी सुबह जगाना नहीं चाहती थी। सासू जी की आदत सुबह उठने की थी,
इसलिए चलने से पहले अनुराधा ने उनके पैर को छूते हुए सिर्फ इतना कहा था कि वो मलय के पास आगरा जाना चाहती है, क्योंकि जुडिशरी का इम्तिहान है। वो गांव में पढ़ नहीं पा रही है। अनुराधा को सासू जी से इस तरह के जवाब की उम्मीद न थी। वो सोच रही थी कि वे उसे घर छोड़कर ना जाने के लिए कहेंगी, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगी और अपने घुटने के दर्द और ससुर जी के सांस और डायबिटीज की बीमारी का वास्ता देंगी कि उसके ना रहने पर घर कौन संभालेगा, उसके ससुर जी को समय पर दवा कौन देगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन सासू जी ने तो उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। उल्टे वे उसकी महफूज यात्रा के बारे में सोचने लगी थी। तो क्या सासू जी को अनुराधा की गैरहाजिरी में घर में होने वाली दिक्कतों की चिंता नहीं है? उन्हें अपने और ससुर जी के देखभाल की फिक्र नहीं सता रही है? अनुराधा तो रात में इसी चिंता में मरी जा रही थी कि सुबह में चलते वक्त सासू जी ने उससे रुकने के लिए कहा तो वो क्या कहकर अपना बचाव करेगी। मन को ऐसे ही चंचल नहीं कहा जाता। उसके मन में कई बातें एक साथ आई थी कि वो जो कर रही है क्या वो सही है। मलय की इच्छा के खिलाफ बूढ़े, बीमार और लाचार सास ससुर को अकेले उनके अपने रहमो करम पर छोड़कर इस तरह घर छोड़ना क्या ठीक है? अगर वे उसके माँ बाप होते तो क्या वो ऐसा ही करती? क्या सास ससुर की जगह माता पिता से कम होती है? लेकिन तुरंत उसके मन में दूसरा बवंडर चलने लगा था, स्वार्थ और अपने निजी हित की रक्षा का बवंडर। अंदर से एक उबाल सा आ गया था। सास ससुर ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब वे अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां जिंदगी ढलते सूरज की तरह होती है। उन्होंने अपने अरमान पूरे किए हैं, पर अनुराधा का तो जिंदगी का सफर अभी शुरू ही हुआ है और सारे अरमान पूरे करने बाकी हैं। ये तो सास ससुर को खुद मलय से कहना चाहिए था कि वो उसे भी। फिर अनुराधा सोचने लगी थी कि क्या सास ससुर एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकते थे? वे बेटे के साथ आगरा नहीं रह सकते थे? क्या शहर में बुजुर्ग नहीं रहते हैं? उसने तो कई बुजुर्गों को आपस में बैठकर गप्पे मारते हुए देखा है। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो केवल बहू ही ऐसा त्याग क्यों करे? हाँ, क्यों करे ऐसा त्याग? फिर अनुराधा का मन विद्रोही हो गया था। अगर सास ससुर को उसका ख्याल नहीं तो उसको भी उनका ख्याल करने की जरूरत नहीं। मन फिर गुस्से से भरने लगा था। मलय के माता पिता हैं वे, मलय त्याग करें। अगर इतनी ही फिक्र है तो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं। वो कुछ नहीं बोलेगी। पर सासू जी के चेहरे पर अपनी तकलीफों का तो दूर दूर तक अता पता नहीं था। उसके अचानक आगरा जाने के प्लान से लगता था कि सासू जी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। सामान भी बहुत भारी नहीं है, अनुराधा ने धीरे से सिर झुकाकर कहा। सास ससुर के प्रति मन के अंदर का विद्रोह और गुस्सा अचानक जाने कहां गायब हो गए थे। फिर अनुराधा ने घर के अंदर बिखरे सामान को देखा। ससुर जी अब भी इन सब से बेपरवाह सो रहे थे। अनुराधा सोचने लगी कि उनके जाने के बाद घर में झाड़ू कौन लगाएगा? यहाँ कोई नौकरानी तो है नहीं। सुबह उठते ही उसके सास ससुर को चाय की तलब होती है। घर में झाड़ू देने के बाद उसका पहला काम यही होता था, दोनों को चाय देना। किचन के सिंक में रात से ही झूठे बर्तन पड़े थे। अपने सामान को ही सहेजने में काफी रात हो गई थी और वो उन्हें साफ न कर पाई थी। देर रात तक जागने के चलते आज सुबह अनुराधा की नींद ही नहीं टूट रही थी। अगर उसने अलार्म ना लगाया होता तो ट्रेन के समय तक वो रेलवे स्टेशन ही ना पहुंच पाती। अनुराधा को मलय की नाराजगी की भी चिंता सता रही थी। मलय ने अगर बुरा मान लिया तो क्या वो उसके साथ रहकर अपने इम्तिहान की तैयारी कर पाएगी? इससे उसकी नींद तक उड़ गई थी। सबसे मुश्किल बात ये थी कि अनुराधा अब तक मलय को ठीक से समझ नहीं पाई थी। उसे याद था कि शादी के बाद जब वो पहली बार अपनी ससुराल आई थी तो सास ससुर के चेहरे खुशी से दमक उठे थे, पर मलय के चेहरे पर कोई जोश नहीं था। उसने अनमने तरीके से सारी रस्मों को पूरा किया था। जब वे दोनों अपना हनीमून मनाने गोवा गए थे तब समुद्र के तट पर कई नए शादीशुदा जोड़े आए हुए थे। ये तो अनुराधा नहीं जानती थी कि किस जोड़े के मन में क्या चल रहा था, लेकिन सभी के चेहरे खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मलय वो हनीमून को भी एक रस्म जैसा निपटा रहा था। उस समय अनुराधा ने इस बात को महसूस तो किया था, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।
उसे लगा था कि उसका ऐसा ही स्वभाव होगा, लेकिन जब मलय ने उससे कहा था कि वो माँ बाबूजी के साथ गांव में रहकर उनकी देखभाल करे, तब उसका मन उससे विद्रोह करने लगा था। किंतु वो एक तो नई थी, दूसरे उसके सास ससुर बूढ़े और बीमार थे, इसलिए मन महसूस कर गांव में रहना स्वीकार कर लिया था। मलय उसे आगरा नहीं ले जाना चाहता था। कभी कभी खुद ही गांव आ जाता और उससे वैसे ही संबंध बनाता जैसे कोई दैनिक काम कर रहा हो। मन में ना तो कोई उत्साह ना उमंग। उसने कभी जाना ही नहीं कि शादीशुदा जिंदगी में नए जोड़ों की उमंग कैसी होती है। इसलिए जब माँ ने उसको आगरा जाने से नहीं रोका और उसके जाने के बाद उनको होने वाली तकलीफों की तरफ ध्यान गया, तो उसने अपना फैसला बदल दिया। फिर अनुराधा मलय को फोन करके बोली कि आगरा अभी नहीं आएगी और तब तक नहीं आएगी जब तक कि सास ससुर की देखरेख का कोई उचित इंतजाम नहीं हो जाता। जब अनुराधा ने सामान को अनपैक करना शुरू किया तो सासू जी ने पूछा, क्यों बहू, सामान क्यों निकाल रही हो? माँ जी, आप लोगों को अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकती। मेरी गैर हाजिरी में आप लोगों की कौन देखभाल करेगा? मुझसे गलती हो रही थी, माफ कीजिएगा माँ जी, मैं यहीं रहूंगी। उधर मलय की अपनी ही जिंदगी थी। एक लड़की थी अर्पणा, वो भी मलय के ही बैंक में काम करती थी। मलय का अर्पणा से परिचय नौकरी के पहले से था। दोनों बैंकिंग की तैयारी के समय एक ही जगह से कोचिंग करते थे। उस समय अर्पणा से परिचय भी एक इत्तेफाक था। अर्पणा को किसी ने बताया था कि मलय गणित की कई ट्रिक जानता है, जिनसे कई मुश्किल सवाल बहुत कम समय में ही हल हो जाते हैं। उन्हीं ट्रिकों को जानने के लिए अर्पणा मलय से मिली थी। इस मुलाकात ने उनके संबंधों को ऐसे बढ़ाया कि वो नौकरी के बाद भी कायम रहा। मलय अनुराधा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुलकर बाबूजी से अपने मन की बात कह भी नहीं पाया। इधर अर्पणा के मन की भी बात वो नहीं जानता था। उनके बीच संबंध जरूर था, लेकिन वे अपनी जिंदगी भी एक साथ बिताएंगे, इस सवाल को किसी ने ना उठाया था। फिर अर्पणा का एक दूसरे लड़के से भी संबंध था, जिसके साथ वो डेट पर जाती थी। इसलिए मलय की जब शादी की बात चल रही थी, तब उसने उसको बधाई दी। तब मलय का मन उदास हो गया था और उसने अनुराधा से शादी कर ली थी। मलय की शादी के बाद अर्पणा की अपने प्रेमी से किसी बात को लेकर अनबन हो गई और उनका संबंध टूट गया। इसी बीच उसके प्रेमी की नौकरी देहरादून में लग गई और अर्पणा से उसकी बातचीत भी बंद हो गई। अब मलय और अर्पणा अकेले रहते थे, इसलिए दोनों के बीच ये जानते हुए भी कि मलय शादीशुदा है, प्रेम का अंकुरण होने लगा। मलय ने अब तक अनुराधा को अर्पणा के बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे वो खुद ही इस बारे में बताता भी क्यों? ऐसे संबंधों को अक्सर पति पत्नी एक दूसरे से छिपा ही लेते हैं। मलय ये जानता था कि अर्पणा से उसके प्यार की पेंगे बढ़ाना गलत है। अर्पणा भी इस बात से वाकिफ थी, लेकिन दोनों का मिलना बंद नहीं हो रहा था, जिसे अब बैंक के दूसरे मुलाजिम भी जान गए थे। एक दिन अनुराधा ने मलय को फोन किया। उस समय रात के 11 बज रहे थे। उस रात अर्पणा के जन्मदिन की पार्टी थी। मलय भी उस पार्टी में शामिल हुआ था। अचानक उसके मोबाइल पर घंटी बजने पर अर्पणा ने देखा कि ये मलय का फोन है, जिसे छोड़कर वो बाथरूम में चला गया है। अर्पणा ने फोन रिसीव किया। हेलो? किसी लड़की की आवाज सुनकर अनुराधा चौंक गई। वो बोली, क्या ये मलय का फोन नहीं है? मलय का ही फोन है। आप कौन बोल रही हैं? मैं अनुराधा, मलय की पत्नी। भटका मन वापस आया। भाग 3। पिछले अंक में आपने पढ़ा था अच्छा, अब समझी। आपकी शादी में मैं नहीं आ सकी थी, इसलिए आपसे भेंट नहीं हुई। मलय आपको यहाँ कभी लाया भी नहीं। मैं उसकी कलीग अपर्णा बोल रही हूँ। आज मेरा जन्मदिन था, अभी वो मेरे ही यहाँ है। जरा बाथरूम में गया है, आता है तो आपको फोन करने के लिए बोलती हूँ। वैसे आप कैसी हैं? अर्पणा ने अनुराधा से पूछा। अच्छी हूँ, आपको जन्मदिन की बधाई। बाथरूम से लौटने पर मलय से फोन करने के लिए जरूर कहिएगा। अनुराधा बोली, जी जरूर, अर्पणा ने कहा। और इसके कुछ देर बाद डिस्चार्ज होकर फोन स्विच ऑफ हो गया। बर्थडे फंक्शन के बाद खाने पीने का दौर शुरू हुआ।
तो अर्पणा उसी में उलझ गई। उसे याद ही ना रहा कि मलय को फोन के बारे में बताना था। स्विच ऑफ हो जाने से अनुराधा के फोन के बारे में उसे पता ही न चला। उसके फोन का चार्जर ना होने के चलते वो अपना मोबाइल भी चार्ज न कर पाया। उधर अनुराधा ने मलय द्वारा फोन ना करने पर फिर से फोन किया, पर जब उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा तब उसकी घबराहट और बढ़ गई। कई तरह के शक उसके मन में पैदा होने लगे। जल्दी में अनुराधा लड़की का नाम भी पूछना भूल गई थी जिसने मलय का फोन रिसीव किया था। पता नहीं कौन थी वो, उसका जन्मदिन था भी या झूठ बोल रही थी, दाल में कुछ काला तो नहीं। आखिर मलय ने इसके बाद फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? ऐसा तो नहीं कि मलय का उस लड़की से नाजायज रिश्ता हो और उसने जानबूझकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया हो। आखिर इतनी देर तक जाड़े की रात में मलय को उस लड़की के घर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर वो लड़की सच भी कहती हो तब भी इतनी रात को बर्थडे में रहने की क्या जरूरत? इस मौसम में रात 9 बजे तक बर्थडे फंक्शन खत्म हो ही जाता है। अनुराधा ने सोचा कि अब वो दूसरे दिन सुबह फोन करेगी। वो सोने की कोशिश करने लगी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, मन बेचैन था। ऐसा तो होना ही था, आखिर मलय उसका पति था। पति रात में किसी अनजान औरत के घर में हो तो नई नवेली पत्नी के दिल पर क्या बीतेगी। अब अनुराधा के मन में ये भी बात घर करने लगी कि ये सब उसके मलय से दूर रहने का नतीजा है। अगर वो मलय के साथ रहती तो ऐसा नहीं होता। उसने सोचा कि अब उसे आगरा जाना ही होगा। सास ससुर की सेवा के लिए वो अपने करियर का नुकसान तो कर ही रही थी, अब अपनी शादीशुदा जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती। किसी तरह रात कटी। सुबह उठते ही अनुराधा ने मलय को फोन लगाया। उस समय मलय गहरी नींद में सो रहा था। उसने अर्पणा के घर से आते ही फोन को चार्ज में लगा लिया था, लेकिन उसे ऑन करना भूल गया था, इसलिए अभी भी मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अब तो अनुराधा का शक पक्का होने लगा। जरूर मलय उस लड़की के साथ रात बिता रहा होगा और कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे इसलिए फोन को स्विच ऑफ कर दिया होगा। ये तो सच था कि मलय की दोस्ती अर्पणा से बढ़ रही थी और ये भी सही था कि इसको हवा देने का काम अनुराधा का उसके साथ ना रहना था। लेकिन ये बिल्कुल गलत था कि मलय ने जानबूझकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और वो अर्पणा के घर रात में था। अब मलय फोन रिसीव करता और इस बारे में सफाई भी देता तो अनुराधा शायद उसकी बात का यकीन नहीं करती। हुआ भी यही। जब मलय जगा और उसने अनुराधा को बताने की कोशिश की कि वो मोबाइल डिस्चार्ज होने के चलते रात में उससे बात नहीं कर पाया, तो उसने उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और बोली कि वो भी अब आगरा आएगी और सास ससुर के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देगी। मलय उसको मना नहीं कर पाया। हाँ, इतना जरूर कहा कि वो अगले हफ्ते घर आ रहा है, फिर इस बारे में बात करेगा। जब मलय ने कहा कि वो अगले हफ्ते घर आ रहा है, तब अनुराधा को इस बीच आगरा जाने की कोई जरूरत नहीं थी। सास ससुर गांव छोड़ना नहीं चाहते थे और गांव छोड़ना उनके लिए मुफीद भी नहीं था। अनुराधा जानती थी कि ऐसा करने से दोनों की जिंदगी आसान न रहेगी। उन्हीं के पड़ोस में एक अधेड़ विधवा माधवी रहती थी। उसे परिवार वालों ने छोड़ दिया था। वो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी और घर वाले समझते थे कि उसके घर आने के बाद ही उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी थी और आखिर में वो बीमारी से ही मर गया। जबकि सच्चाई ये थी कि उसे दिल की बीमारी थी, जिसका समय पर उचित ढंग से इलाज न होने के चलते उसकी मौत हुई थी। माधवी अक्सर अनुराधा के घर आती थी और उसके काम में हाथ बटाती थी। अनुराधा के सास ससुर भी उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसको खाना खिलाने के लिए अनुराधा से कहते थे। उसकी पैसे से मदद भी किया करते थे। अनुराधा ने माधवी से बात की तो वो सास ससुर की सेवा और देखभाल करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह अनुराधा ने मलय के आने से पहले ही उसकी गैर हाजिरी में सास ससुर की देखभाल का इंतजाम कर दिया। अब अनुराधा तय कर चुकी थी कि वो मलय के पास आगरा जाएगी। अपने वादे के मुताबिक मलय घर आया। अनुराधा के मन में उसके प्रति कई सवाल थे, लेकिन जब तय समय पर मलय आ गया तो उसे उम्मीद बंध गई कि अब वो भी उसके साथ आगरा जाएगी। तब उसका डर खत्म हो गया। अनुराधा ने सास ससुर के रहने का इंतजाम तो कर दिया था, लेकिन मलय उसे आगरा ले जाने के पक्ष में नहीं था।
का कहना था कि माधवी उसके माँ बाबूजी का वैसा ध्यान न रख पाएगी जैसी उन्हें इस उम्र में जरूरत है, लेकिन अनुराधा ने जिद पकड़ ली तो उसे आगरा ले जाने के लिए तैयार होना ही पड़ा। सास ससुर की जिम्मेदारी माधवी पर डाल दी गई और ये तय हुआ कि उसे हर महीने एक तय रकम दे दी जाएगी। माधवी को इससे ज्यादा चाहिए भी क्या था। रहने का ठौर और खाने का इंतजाम तो यहाँ था ही, हर महीने के लिए कुछ पैसे भी, और वो भी जब तक माधवी चाहे। अनुराधा आज पहली बार आगरा आई। मलय जिस घर में रहता था वो एक बिजी मोहल्ले में था और उसके बैंक से काफी दूरी पर था। गांव में रहने की आदि अनुराधा को ये भीड़ भाड़ वाला मोहल्ला काफी दम घोटू लगा। उसे समझ में नहीं आया कि बैंक से इतनी दूरी पर मलय ने ये मकान किराए पर क्यों लिया है। जब अनुराधा ने इस बारे में मलय से पूछा तो उसने ये कहकर टाल दिया कि बैंक के नजदीक कोई ढंग का किराए का मकान नहीं मिला। लेकिन इस बात पर अनुराधा को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मलय का बैंक किसी पॉश इलाके में नहीं था जहाँ किराए का कोई मकान ना मिले या इतना महंगा हो कि वो उसका किराया ना दे पाए। पर इसकी वजह का पता उसे तब लगा जब उसी शाम अर्पणा उससे मिलने आई। जानती हो भाभी, आज जब तुम्हारे बारे में मलय ने बताया तो तुमसे मिलने चली आई। मेरी नानी का एक मकान इसी मोहल्ले में है। नाना आगरा में ही पहले बिजली महकमे में थे। उन्होंने एक बना बनाया मकान इसी मोहल्ले में बड़े ही सस्ते में खरीद लिया था। जब तक नाना जी जिंदा रहे उन्होंने आगरा नहीं छोड़ा। कई सालों तक रहने के चलते इस शहर से उनका लगाव ही नहीं हो गया था, बल्कि कई लोगों से पारिवारिक संबंध भी बन गए थे। नाना जी हमेशा कहते थे कि अपनी जिंदगी की शाम हमेशा परिचितों के बीच ही बितानी चाहिए, वरना अकेलेपन का दंश हमेशा झेलना पड़ेगा। लेकिन नाना जी के मरने के बाद नानी कोलकाता चली गईं, क्योंकि वहीं मामा जी कॉलेज में प्रोफेसर थे। इसके बाद मेरी नौकरी यहीं लग गई तो मैं उनके ही मकान में रहने लगी। अर्पणा एक ही सांस में सब कुछ कह गई। अच्छा, तो उस दिन शायद मेरा फोन तुमने ही रिसीव किया था। जन्मदिन था ना तुम्हारा? हाँ हाँ भाभी, तुम ठीक कहती हो, उस दिन मेरा ही जन्मदिन था। तुमसे पहले कभी भेंट नहीं हुई थी, इसलिए तुम मेरी आवाज नहीं पहचान पाई थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन अर्पणा, तुम्हारा तो यहाँ मकान है, पर मलय इतनी घनी और दमघोटू जगह में क्यों रहता है? अर्पणा मुस्कुराई और बोली, इसलिए भाभी कि हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। यहाँ रहने से हम लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है, और अब तो मैं मलय की ही मोटरसाइकिल से बैंक जाती हूँ। ये सुनकर अनुराधा को अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा लग भी कैसे सकता था? कौन सी पत्नी ये चाहेगी कि उसका पति किसी जवान और खूबसूरत लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर रोज ऑफिस ले जाए? ये सुनकर अनुराधा के दिल पर सांप लेट गया। फिर भी वो बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोली, अच्छा है जब अगल बगल ही मकान है और दोनों को एक ही ऑफिस जाना है तो एक साथ जाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अंदर से अनुराधा को मलय पर गुस्सा आ रहा था। ये कोई बात हुई? एक तो बैंक से इतनी दूर किराए का मकान लिया, ऊपर से कुंवारी लड़की को लिफ्ट भी देने लगा। क्या अर्पणा उसे पीछे से पकड़कर नहीं बैठती होगी? लोग क्या कहते होंगे? लेकिन उसे तो मजा मिल रहा है, इसके लिए उसे शर्म क्यों आएगी? अपर्णा के जाने के बाद अनुराधा ने मलय से पूछा, तुम्हारा अर्पणा से क्या संबंध है? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? पहले तो कभी नहीं पूछा। मलय अनुराधा के अचानक हुए इस हमले से घबरा गया। इसलिए कि तुम इस मोहल्ले में सिर्फ अर्पणा के चलते रहते हो। जानते हो यहाँ बहुत गंदगी है, फिर भी बैंक से इतनी दूर रहने की क्या वजह है? तुम उसे रोज अपनी मोटरसाइकिल से बैंक ले जाते हो। ना तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल है, ना बदनामी का। अनुराधा चाहते हुए भी अपनी भावनाओं को न रोक पाई। तुम बहुत ही ज्यादा गलतफहमी की शिकार हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बैंक के नजदीक कोई किराए का अच्छा सा मकान नहीं मिल रहा था। तुम्हारे बैंक का कोई साथी बैंक के अगल बगल नहीं रहता क्या? रहता है, लेकिन किसी का मकान अच्छा नहीं है। मलय ने बहाना बनाने की कोशिश की, पर उसकी बात भरोसा करने लायक नहीं थी। अब अनुराधा क्या कहती, और कहती भी तो इससे मलय पर क्या फर्क पड़ता? लेकिन उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि मलय और अर्पणा के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। अर्पणा और मलय का संबंध ऐसे ही नहीं बना था, और ये 1-2 दिन में भी नहीं बना था। इसके पीछे हालात भी कम दोषी नहीं थे।
हालात ऐसे बने कि अनुराधा को मलय को अकेला छोड़कर गांव में रहना पड़ा और इसी बीच कुंवारी होने के चलते अर्पणा मलय से चिपकती चली गई। मलय के अकेले होने का फायदा अर्पणा ने बखूबी उठाया और उसकी नजदीकियों के चलते मलय ने अनुराधा को कभी आगरा लाने पर जोर नहीं दिया। मलय को क्या फर्क पड़ता, उसके गांव आने पर उसकी जिस्मानी भूख मिट ही जाती थी। आगरा में रोमांस करने के लिए अर्पणा थी ही, मारी तो अनुराधा जा रही थी। मशीन बनकर रह गई थी वो। गांव में रात दिन सास ससुर की सेवा का फर्ज अनुराधा पर थोप कर मलय निश्चिंत हो गया था। सास ससुर भी अनुराधा के सामने ही किसी के आने पर बहू की तारीफों के पुल बांधकर उसके त्याग की जैसे कीमत चुका देना चाहते थे। अनुराधा की भावना का ख्याल ना तो मलय को था ना सास ससुर को। अब आगरा में अनुराधा का कोई नहीं था, उसे अकेले ही सारे फैसले लेने थे। सबसे पहले तो किसी भी हालत में मलय को अर्पणा से अलग करना था। इसकी शुरुआत क्वार्टर बदलने से करनी थी और इसके लिए मलय तो कोशिश करता नहीं, इसलिए अनुराधा ने उसके साथ ऑफिस जाने का फैसला किया ताकि खुद ही उस इलाके में कोई अच्छा सा मकान खोज सके। शुरू में तो मलय अनुराधा के इस प्रस्ताव से बहुत खींचा। वो बोला, तुम बैंक में जाकर क्या करोगी? लेकिन जब अनुराधा ने कहा कि एक बार वो उसके बैंक को देखना चाहती है, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, तो वो इनकार न कर सका। मलय ने फोन करके अर्पणा को बताया, मैं अनुराधा के साथ बैंक जाऊंगा, इसलिए तुम किसी ऑटो रिक्शा से बैंक चली जाना। अरे यार, ये बात पहले ही बता देते। इस समय मुझे ऑटो रिक्शा के लिए 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। आज थोड़ी तकलीफ उठा लो, पता नहीं अनुराधा को क्या हो गया है। मुझ पर तुम्हारे साथ संबंधों को लेकर शक करने लगी है। मलय छत पर जाकर बोला। वो नहीं चाहता था कि अनुराधा उसकी बातें सुन ले। अनुराधा ने भी मलय को ये नहीं बताया था कि वो उसके साथ इसलिए जा रही है ताकि उसके बैंक के आसपास कोई किराए का मकान खोज सके। अनुराधा बैंक पहुंचकर बोली कि वो अगल बगल कोई किराए का मकान खोजने जा रही है। तब मलय घबराया। वो बोला, इसके लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं ये काम खुद भी कर सकता था। अगर तुम्हें इसी काम के लिए आना था तो रविवार तक का इंतजार करना चाहिए था। मैं भी तुम्हारा साथ देता। क्या अनजान जगह में अकेले तुम्हें गली गली मकान के लिए भटकना अच्छा लगता है? तब अनुराधा को लगा कि उसने मलय पर अविश्वास कर उससे झूठ बोलकर गलत किया है। वो शर्मिंदगी से भर उठी। उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए अर्पणा को साथ ले लेती हूँ। देखो अनुराधा, ये बैंक है, यहाँ स्टाफ की ऐसे भी कमी है। अगर तुम अर्पणा को अपने साथ ले जाओगी तो यहाँ का अकाउंट सेक्शन कौन संभालेगा? बैंक में कस्टमर तुरंत हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। उस दिन चाहकर भी अनुराधा बैंक से बाहर नहीं निकल पाई और दिन भर बैठे बैठे बोर होती रही। बैंक में उसका अर्पणा के अलावा किसी से परिचय नहीं था, इसलिए वो उसी के पास बैठी रही। अर्पणा काम में इतनी बिजी थी कि उसे उससे भी बात करने की फुर्सत नहीं थी। फिर भी उसने उसका काफी ख्याल रखा। मलय अनुराधा के इस बर्ताव से काफी दुखी था। अर्पणा भी अब जान गई थी कि अनुराधा मलय को उससे अलग करने के लिए उसके साथ बैंक तक आई थी, पर उसने अपने मन की बात उससे नहीं कही। अर्पणा के इस अच्छे बदलाव ने अनुराधा के मन में उसके प्रति विचार को बदल दिया। अब उसे इस बात का अफसोस था कि उसी के कारण अर्पणा को उस दिन ऑटो रिक्शा से आना पड़ा। अब बैंक से घर लौटने का समय हो रहा था। अनुराधा उस समय अर्पणा के टेबल के पास बैठी थी। मलय किसी जरूरी काम से चीफ ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में गया हुआ था। तभी अर्पणा मुस्कुराकर बोली, मैं कल से अपनी स्कूटी से बैंक आऊंगी। अब तो आप खुश हैं? ये सुनकर अनुराधा को लगा जैसे किसी ने चाबुक मारकर पीठ पर नीला कर दिया हो। उससे इसका जवाब देते नहीं बना। तभी मलय आता हुआ दिखाई दिया। अभी मुझे बहुत काम है, इसलिए घर लौटने में देरी होगी। तुम अर्पणा के साथ घर लौट जाओ। मलय ने अनुराधा से कहा। चलो भाभी, इसी बहाने तुम मेरा भी मकान देख लोगी। अर्पणा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। लेकिन अर्पणा, मैं तो तुमसे एक बात बताना भूल गई थी। वहाँ कोने में बैठी जो दुबली पतली सी लड़की दिखाई पड़ रही है ना, उससे मैं दोपहर में मिली थी। वो बहुत कम उम्र की लग रही थी और मलय के साथ तुम भी काम में लगी थी, तब उसके पास चली गई थी। उस समय वो अपने केबिन में अकेली थी। मैं उससे जानना चाह रही थी कि इतनी कम उम्र में सर्विस में कैसे आ गई। मैंने जब उसको अपना परिचय दिया तब वो बहुत खुश हुई और ऑफिस के बाद चाय पर अपने घर चलने का न्योता दिया।
जब मैंने उससे किराए के मकान के बारे में पूछा तो वो बोली कि उसके मकान में 2 कमरे खाली हैं। अब हमें 2 कमरे से ज्यादा की जरूरत तो है नहीं, क्यों न चलकर बात कर लूं। हाँ, शायद तुम लूसी के बारे में बात कर रही हो। वो ईसाई है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर उसके किसी रिश्तेदार का मकान है, वो वहीं रहती है। अभी वे दोनों बात ही कर रही थी कि लूसी आ गई। वो अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। आप भैया को भी साथ ले लीजिएगा भाभी। मैंने अपने रिश्तेदार से बात कर ली है, वे उस फ्लैट को किराए पर देने के लिए तैयार हैं। अभी आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए, आपको मकान पसंद आएगा। लूसी मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन आज तो मुझे बैंक से निकलने में देर हो जाएगी, मलय ने कहा। तो अनुराधा बोली, उससे क्या फर्क पड़ता है, आज होटल में डिनर कर लेंगे। रोज रोज इतनी दूर आने से तो फुर्सत मिलेगी। मलय ने कहा, तुम लूसी के साथ बैठो, मैं थोड़ी देर में अपना काम निपटा कर आता हूँ। और वो अपने केबिन में चला गया। तभी अर्पणा ने कहा, आज डिनर मेरे यहाँ रहेगा भाभी, मैं घर जाकर इसका इंतजाम करती हूँ। जब तक तुम लोग लौटोगे डिनर तैयार मिलेगा। ठीक है, अनुराधा ने कहा। सुबह जिस अर्पणा को लेकर उसे चिंता सता रही थी वो अब नहीं रही। जिस तरह अर्पणा उसका सहयोग कर रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि बेवजह उसके और मलय के संबंधों को लेकर इतनी चिंतित थी। अर्पणा ऑटो रिक्शा से घर लौट गई और डिनर की तैयारी में जुट गई। इधर मलय ने अपना काम झटपट निपटाया और मोटरसाइकिल को बैंक परिसर में ही गार्ड के हवाले कर अनुराधा और लूसी के साथ उसके मकान पर पहुंचा। लूसी वहां अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता एक बीमारी में गुजर गए थे। एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। चेन्नई में उनका एक पुश्तैनी घर था जिसे उसकी माँ ने बेचकर रुपए बैंक में जमा कर दिए थे। अब उसकी माँ उसी पैसे से आगरा में ही एक फ्लैट खरीदने का मन बना रही थी, लेकिन लूसी का कहना था कि बैंक से उसे बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा, इसलिए अब फ्लैट लूसी के नाम से लोन लेकर खरीदने का मन था। ईएमआई बैंक में जमा पैसे के ब्याज से देना था। मलय लूसी से काफी सीनियर था, इसलिए लूसी उसकी काफी इज्जत कर रही थी। आज तो उसकी पत्नी भी आई थी। मकान मालिक लूसी का रिश्तेदार ही था, इसलिए मलय को किराए पर मकान देने के लिए राजी करने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई। मलय और अनुराधा को मकान बहुत पसंद आया। ये न केवल हवादार था बल्कि काफी साफ सुथरा भी था। किराए का एडवांस देकर और चाय नाश्ता करने के बाद मलय और अनुराधा सीधे अर्पणा के घर पहुँचे, क्योंकि अब काफी समय हो गया था और अपने क्वार्टर जाकर लौटने में काफी रात हो जाती। अगर आप फ्रेश होना चाहते हो तो फ्रेश हो लो, डिनर तैयार है, अर्पणा बोली तो अनुराधा बाथरूम में चली गई। मलय ने कहा, मुझे बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है, मकान ठीक लगा? अर्पणा ने पूछा। हाँ, कमरे तो 2 हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं, हवादार भी। अच्छा है, भाभी की चिंता खत्म हुई, लेकिन अब तुम्हें परेशानी हो गई। अर्पणा कुछ न बोली। तभी अनुराधा आ गई। खाने की मेज पर तीनों बैठे। कब तक नए मकान में शिफ्ट होना है? अर्पणा ने पूछा। अगले हफ्ते तक। इस बीच मकान में साफ सफाई का काम करवाऊंगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से मकान बंद था और पिछले किराएदार ने उसमें जगह जगह कीलें गाड़ रखी हैं। बाथरूम और किचन दोनों गंदे हैं। जब तक हम नए मकान में शिफ्ट नहीं हो जाते, अर्पणा को अपने साथ ही ले जाना मलय, अनुराधा ने कहा। तो मलय चुप हो गया। पर अब मैं खुद ही मलय के साथ न जाऊंगी भाभी, अर्पणा ने कहा। तो अनुराधा को कुछ कहते ना बना। सच तो यही था कि उसी के चलते मलय को दूसरा मकान लेना पड़ा था, वरना जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देती वो। लेकिन औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर किसी पराई औरत की अपनी शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं। भाभी, अब तुम मलय को संभालो, उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। अब मैं अपने दिल की बात छिपाऊं तो तुम्हारे प्रति नाइंसाफी होगी। ये सच है कि मैं मलय से प्यार करने लगी थी। कई बार दिमाग हमें सलाह देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, हिदायत देता है, लेकिन दिल उसे अनसुना कर देता है। लेकिन भाभी, जीवन से भावनाओं से नहीं चलता। मैं भूल गई थी अपनी हैसियत को, बेवजह मलय की जिंदगी में दखल दे रही थी। माफ कर देना मुझे। ये कहते हुए अर्पणा रो पड़ी। ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था अर्पणा। जिस हालात में मलय और तुम रह रहे थे, उसमें ऐसा होना कोई अजूबा नहीं था। पर मैं भी क्या करती,
सास ससुर को गांव में बिना किसी सही इंतजाम के छोड़ के भी तो नहीं आ सकती थी। एक बार जिद करके यहाँ आना चाहती थी, लेकिन जानती हो, दिल ने मेरी बात नहीं सुनी और फिर मैंने अपना विचार बदल दिया। पर बर्थडे के दिन जब मलय के बदले तुमने फोन रिसीव किया था, तब मैं रात भर न सो पाई। मन किसी डर से बेचैन था और उसी दिन मैं सास ससुर की देखभाल के लिए किसी को खोजने लगी। और जब कल मैं यहाँ आई और जाना कि मलय तुम्हें मोटरसाइकिल से बैंक ले जाता है और तुम्हारा साथ पाने के लिए ही वो इतनी दूर इस दम घोटू मोहल्ले में रहता है, तब मुझे सच ही बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने तुरंत तय कर लिया कि मलय को इस मोहल्ले से बाहर निकालना है। और तुम अपने मिशन में कामयाब हो गई, कहकर मलय मुस्कुराया। कुछ तनावग्रस्त हो रहे वातावरण में हल्कापन आ गया और जब अर्पणा के आंसू अनुराधा ने अपने रुमाल से पोंछे, तब दोनों के दिल स्नेह से भर गए। जब मलय और अनुराधा अर्पणा से विदा लेने लगे, तब दोनों ने एक दूसरे